नमस्कार। मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने को हैं और ये देखना अत्यंत दिलचस्प होगा और जरूरी भी होगा कि इन 2 सालों में सरकार ने क्या कुछ कामकाज किया है। खास तौर पर आज हम बात करेंगे पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय की। इन 2 सालों में संस्कृति के क्षेत्र में और पर्यटन के क्षेत्र में क्या कुछ काम किए गए हैं, क्या कुछ नई पहल की गई हैं, क्या कुछ सरकार की उपलब्धियां रही हैं और क्या कुछ चुनौतियों का सामना इन 2 सालों में उन्हें करना पड़ा है। आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ विशेष रूप से मौजूद हैं स्वयं पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर महेश शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर महेश शर्मा। और 2 साल सरकार के पूरे हो गए हैं, होने वाले हैं, और आपने ये जिम्मा संस्कृति और पर्यटन का उठाया है। कैसे देखते हैं इन 2 सालों में अपने मंत्रालय की उपलब्धियों को? देखिए, मैं पेशे से डॉक्टर था जी। नया मंत्री बना था। मैंने सोचा था शायद अगर मंत्रालय मिला कभी तो चिकित्सा का मंत्रालय मिलेगा। अच्छा। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे चुना एक ऐसे चैलेंज के साथ। पर्यटन जो प्रधानमंत्री जी के दिल के बहुत प्रिय है। विश्व पटल पर जहाँ भी वो गए या देश में गए, लाल किले की प्राचीर से लेकर कहीं भी विश्व के कोने में वो गए, उन्होंने पर्यटन के महत्व को बहुत महत्व दिया और ये माना कि पर्यटन हमारे देश की आर्थिक इंजन की तरह से काम कर सकता है। युवाओं को रोजगार के लिए एक बहुत बड़ा ताकत बन सकता है। महिला सशक्तिकरण, पर्यटन के क्षेत्र से बहुत सारी बड़ी संख्या में महिलाएं जुड़ी हुई हैं। तीनों हमारी मजबूतियों को देखते हुए उन्होंने इसको एक ज़रूरत समझा, देश के लिए एक इंडिकेटर समझा कि पर्यटन की दृष्टि से अगर हम आगे बढ़ें। और हमारी सरकार ने उससे जुड़ी हुई 3 व्यवस्थाएं हैं। पर्यटन से खास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की अगर हम बात करें या राष्ट्रीय पर्यटन की, डोमेस्टिक पर्यटन की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के विषय में जुड़े हुए जो 3 व्यवस्थाएं हैं, सफाई, सुरक्षा और हॉस्पिटैलिटी, मेज़बानी, ये हमारे 3 मजबूत स्तंभ हैं। मेज़बानी के लिए हम भारत के लोग जाने जाते हैं। कहीं एक तरफ लखनवी अंदाज है तो कहीं राजस्थान है, नॉर्थ ईस्ट है। उसके बाद था सुरक्षा। बहुत सारे विश्व के देशों के अंदर ये भ्रांति सी फैलाई हुई थी, मुझे लगता है कुछ ये साजिश भी थी शायद लोगों की, कि ये कहना कि भारत सुरक्षित नहीं है। एक आध छोट-मोट घटनाएं पूरे देश में हो जाती थी, पीड़ा होती थी, वो भी नहीं होनी चाहिए सुरक्षा की दृष्टि से। लेकिन उन घटनाओं को मीडिया कभी कभी इतना ज़्यादा दिखा देता था कि दिक्कत होती थी। मैं अभी अपनी मिनिस्ट्री के किसी काम से साउथ अफ्रीका गया। मैं शाम को पोस्ट डिनर वॉक लेना चाहता था होटल में। उन्होंने कहा बस आप इससे आगे मत जाइए, सुरक्षा ठीक नहीं है। मैंने सवेरे 6 बजे मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, तो मुझे प्रैक्टिकली होटल के दायरे के बंद कर दिया गया कि आप इतने में ही घूम लीजिएगा। और हम चिंता जाहिर करते हैं अपने देश की, साहब हमारा देश सुरक्षित नहीं है। मैं समझता हूँ इसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस है। आज देश की सफाई को जोड़ने के लिए हमने अपने सभी पर्यटक स्थलों को, और ख़ास तौर पर उस पर हमने पहले चरण के अंदर 35 पर्यटन स्थलों को हमने स्वच्छ पर्यटक स्थल, आदर्श पर्यटक स्थल के रूप में चयनित किया, जो मोस्ट विजिटेड है। उनको प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता अभियान से जोड़ा और विशेष ड्राइव शुरू करी गई कि वो और उनके आसपास के क्षेत्र में हम उनको स्वच्छ पर्यटन स्थल घोषित करें। दूसरी बात थी उनकी सुरक्षा, आने वालों की सुरक्षा। सबसे पहला हमारा था कि जो एक भ्रांति है लोगों के दिल में, इतना बड़ा 125 करोड़ देशवासियों का देश है, एक घटना कभी हो जाती है तो हम पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी पीछे आ जाते हैं। कुछ तो उस घटना की वास्तविकता होती है, लेकिन कभी कभी उस घटना को इतना ज़्यादा एक्सैगरेट कर दिया जाता है अपने लोगों द्वारा भी, विश्व के लोगों द्वारा भी। तो क्या डॉक्टर साहब, ये जो प्रयत्न खासतौर से स्वच्छता के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में जैसे आप बता रहे हैं, तो ये जो प्रयास हुए हैं, इनका आउटकम क्या निकला? क्या आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक हों या देशी पर्यटक हों, इन दोनों मामलों में आप कहाँ खड़े हुए पाते हैं इन 2 सालों में? मतलब अगर रिपोर्ट कार्ड जानना चाहें तो वाकई कितनी सफलता आपको लगता है कि मिल पाई है? देखिए, किसी बच्चा ये कहता है मेरा एग्जाम अच्छा हुआ, वो कहता रहता है जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता। रिजल्ट कब आएगा डॉक्टर साहब? हमारा रिजल्ट आ गया। हम अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ आपके साथ सामने वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड इंडेक्स पर स्विट्जरलैंड के अंदर हमारी जो संस्था है, उसने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने उस इंडेक्स पर हमारी रैंकिंग
ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स पर 65वें रैंक पर थी। आज हम 13 स्थानों का जंप मिला है, हम 52वें स्थान पर हैं। ये हमारा रिजल्ट है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पर्यटन के प्रति सोच और पर्यटन को बढ़ावा देने और उसकी स्वच्छता, सुरक्षा और सभी विषयों तो को। क्या डॉक्टर साहब ये बताइए कि 2 सालों में क्या आमद भी बढ़ी है? मतलब पर्यटन में पर्यटकों की आमद कितनी बढ़ी है? ये पीड़ा का विषय भी है कि हम विश्व का 1% से भी कम पर्यटक अपने देश में ला पाते हैं, मात्र 0.68%। ये पीड़ा का विषय है, जबकि भारत के पास सब कुछ है। लेकिन उसके बावजूद भी पिछले 2 वर्षों में, पिछले वर्ष 9.6% हमारे जो इंटरनेशनल टूरिस्ट आए उसमें बढ़ोतरी हुई, जो वर्ल्ड की जो एवरेज थी उससे ज़्यादा थी। इस वर्ष ये प्रगति 4.5% है, जो वर्ल्ड की एवरेज है 3.6%, और इस बार 80 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक हमारे देश में आए। आज 1,35,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा हम उसके माध्यम से अर्न करते हैं, जो हमारे देश के जीडीपी का लगभग 6.8% है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लगभग 11% डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हम टूरिज्म के माध्यम से जनरेट करते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो देसी पर्यटक हैं और ख़ासतौर से वो पर्यटक जिनके पास थोड़ा पैसा भी है, उनको लगता है कि जितनी देर में आप केरल जाएंगे उतनी देर में तो आप सिंगापुर जा सकते हैं, दुबई जा सकते हैं। तो ये कॉम्पिटिटिवनेस कैसे आएगी पर्यटन के क्षेत्र में? क्योंकि भारत को सब देखना चाहते हैं भारतवासी, लेकिन पैसा एक बहुत बड़ा हर्डल हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात है। आपने हमारे दुखते हुए दर्द को छुआ है। मुझे भी पीड़ा होती है जब हमारे देश का युवा विदेश जाए, अच्छी बात है, पूरे विश्व में घूमे, अच्छी बात है, लेकिन वहाँ घूमने से पहले कम से कम वो भारत की घनी संस्कृति, भारत की खूबसूरती, भारत के पास पर्यटन की दृष्टि से जो कुछ चाहिए वो सब कुछ है। इंडिया इज़ ए डेस्टिनेशन ऑफ 365 डेज टूरिज्म। बाकी जगह हो सकती है कोई साल में 3 महीने सीजन है, 6 महीने सीजन है। हमारे यहाँ 7500 किलोमीटर का सी कोस्ट है। विश्व का 63% हिमालय हमारे पास है। डेजर्ट हमारे पास है। शिमला और हिमाचल प्रदेश की पड़ती हुई बर्फ हमारे पास है। लेकिन हमारा बुनियादी ढांचा डॉक्टर साहब, ये सच है कि आज़ादी के 67-68 साल बाद भी पर्यटन को वो महत्व नहीं दिया गया। यही हमारी पीड़ा का कारण है। तो इन 2 सालों में डॉक्टर साहब किस हद तक आपने उस बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए प्रयास किए हैं? हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फोकस्ड मोमेंट पर उन्होंने बार बार रिमाइंडर दिया हमें। पर्यटन आपने देखा होगा जब भी, चाहे वो मन की बात में कहा हो, चाहे वो फॉरेन ट्रिप्स के दौरान उन्होंने पर्यटन के महत्व को समझाया। हमें मंत्रालय के रूप में भी समझाया और आम जनता को भी इसका महत्व समझाया। आज जिस तरह से पर्यटन विभाग ने जो गुणात्मक परिवर्तन किए हैं, इसके रिजल्ट आने लग गए हैं। कम बात है, 150 देशों को ई टूरिस्ट वीजा ऑन अराइवल। 67 साल बाद किसी देश की ये सोच बने कि मुझे देश में पर्यटन लाने हैं, उसके लिए मैं पहली सुविधा 4,80,000 लोगों ने ई टूरिस्ट वीज़ा की सुविधा को उपयोग किया। बहुत बड़ी बात है। बहुत और छोटे छोटे विषय हुए। सफाई से हमने जोड़ा, सुरक्षा से हमने जोड़ा। लंबी लंबी लाइनें लगती थी। मुझे ध्यान है कि ताज का, लाल किले का, जब मैं खुद गया तो पता चला कि टिकट लेने के लिए 1 घंटे की लाइन लगेगी, 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटे की लाइन लगेगी। बाहर खड़े हुए एजेंट्स टिकट्स की ब्लैकमेलिंग कर रहे थे कि साहब लाइए, मैं आपको जल्दी आगे पहुंचा देता हूं। कुछ नहीं। हम लोगों ने देश के 116 जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, जो टिकटेड मॉन्यूमेंट्स हैं, उन पर ई टिकटिंग शुरू कर दी है। आप अब चाहें तो अपने देश से जहाँ से चलें, वहाँ से जब आप अपनी आइटनरी में प्लान करके चलें, अपनी ई टिकट साथ लेकर चलें, अपने होटल के कमरे से ई टिकटिंग साथ लेकर चलें, आपकी क्यूइंग खत्म। हम लोगों ने एक व्यवस्था और करी, एक हाई वैल्यू टिकट, एक कॉमन मैन्स टिकट। जो हमारा विदेशी पर्यटक आता था उनको हमने प्रिविलेजेस दिए कुछ। उनके लिए सारे जितने मॉन्यूमेंट्स से टॉयलेट्स की सुविधाएं हमने और बेहतर करी, क्लीनलीनेस की करी, ई टिकटिंग की करी, उनकी क्यूइंग हटाई। अक्सर डॉक्टर साहब ने देखा है कि खासतौर पे जब छुट्टियों का मौसम आता है और देसी पर्यटक बेचारा सोचता है चलो मैं भी कहीं घुमाऊं, तो ना तो रेलवे में टिकट मिलता है और ना ही ऐसी रहने की एक ऐसी जगह मिलती है सुविधाजनक हो और सस्ती भी हो और अच्छी हो। आपको क्या लगता है खासतौर से यात्री निवास और होटलों की व्यवस्था को हम किस प्रकार से आपने इन 2 सालों में बेहतर करने की कोशिश की है? देखिए, जिस 67 साल की आज़ादी की पीड़ा जो हमारी है, जब में पर्यटन को ध्यान नहीं दिया, अब हमने इसके सुदृढ़ीकरण के लिए जो व्यवस्थाएं की हैं, हम लोगों ने थीम बेस्ड टूरिज्म शुरू किया है। 2 हमारी स्कीम्स हैं, हमारी स्वदेश दर्शन
और प्रसाद। प्रसाद के माध्यम से भारत ने सबसे अधिक, अगर वैसे तो वर्ल्ड में भी है लेकिन भारत देश में ज़्यादा है, पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन और ख़ास तौर पर स्पिरिचुअल टूरिज़्म, धार्मिक टूरिज़्म का एक बहुत बड़ा महत्व है। देश के 13 शहरों को हमने पिलग्रिम स्टेट्स का दर्जा दिया और उनकी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करके एक अलग से फंड जारी किया और उन पर सफाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा, पर्यटक मित्र, उनके गाइडों को ट्रेन करना, रास्ते के अंदर जाने वाला जो ढाबा पड़ेगा उस ढाबे के वर्कर को भी कि ग्लास कैसे पकड़ना है, जो कस्टमर आएगा उससे बात कैसे करनी है, उनको भी ट्रेनिंग दी और इतनी व्यवस्था करी इसके के माध्यम से कि मुझे मालूम है कि जो वो ट्रेनिंग करने आप किसी को बुलाएंगे कि आप मेरे यहाँ ट्रेनिंग ले लीजिए, ढाबे के वेटर को, उसे पता है मैं ट्रेनिंग लेने आऊँगा तो मेरा 200, 250, 300 रुपये रोज़ का नुकसान होगा। आप समझिए उस ढाबे के वर्कर को जो हम ट्रेनिंग देते हैं, या बनारस के घाट पर जो नौका चलाता है या जो पंडा पूजा कराता है, उन तक को हम लोगों ने ट्रेनिंग दी और उनको उस दौरान 250 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया रोज़ का इंसेंटिव भी दिया कि ताकि उन्हें ये भी ना लगे कि उनकी रोजी रोटी खत्म हो रही है। तो ये ऐसे छोटे छोटे प्रयास थे जिनसे गुणात्मक परिवर्तन शुरू हो गए हैं और आने वाले और समय में थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि व्यवस्थाएं बहुत लंबे टाइम से चरमराई थी, जंग लगा हुआ था। मेरे ख्याल से आगे हम थोड़ा सा आपसे जानने की भी कोशिश करेंगे क्या कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो कि आने वाले समय में आप कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। हमारे साथ आज यहाँ पर पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर महेश शर्मा है। संस्कृति मंत्रालय से संबंधित बात भी उनसे करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ये चांदनी का चौक है, ये रविंद्र का सेतु है, मरीना का बीच है, ये आजाद का मैदान है, खड़े सिंह का मार्ग है, चित्तरंजन का एवेन्यू है, ये अन्ना का नगर यही है, गंगा की है ये नदी, ये लक्ष्मी की कॉलोनी है, बंकिम का स्ट्रीट है, ये नरीमन का पॉइंट है ये, और मैं तुम्हें इसे गंदा नहीं करने दूंगा, यहाँ कचरा नहीं फेंकने दूंगी, पान नहीं थूकने दूंगा, केले का छिलका नहीं फेंकने दूंगी। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सके। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, ओ सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, सुनो सुनो किसान भाइयों, ध्यान लगाकर बात सुनो। नीम कोटेड यूरिया आया, खेती में नई क्रांति लाया, इससे यूरिया की क्षमता और बढ़े, नाइट्रोजन जमीन को बेहतर मिले, नीम के गुणों से कीटाणु मरे, पानी को दूषित ना करे। तो भाइयों, नीम कोटेड यूरिया से हो मेहनत सफल, बेहतर हो खेत, पानी और फसल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर महेश शर्मा जी से, और संस्कृति के बारे में अब थोड़ी सी बात कर लें। भारत की बड़ी विविधतापूर्ण संस्कृति है, इस विविधता को बनाए रखने के लिए संस्कृति मंत्रालय खासतौर पर क्या कुछ इन 2 सालों में उन्होंने अचीव किया है? देखिए, मुझे कोई फिल्मी डायलॉग याद आता है, उसमें हीरो कहता है मेरे पास माँ है। जी, हम जब कभी संस्कृति की बात करते हैं, विश्व पटल पर कहीं भी बात करते हैं, बिलियन और ट्रिलियन डॉलर की बात नहीं करते। हम राजनीतिक भाषण में कहते हैं कि हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़ गया, इतना हो गया, इतने डॉलर, लेकिन हम अपनी ताकत अगर कोई पूछे तो बिलियन ट्रिलियन डॉलर के रिजर्व की बात नहीं करते। हम कहते हैं मेरे भारत के पास सांस्कृतिक धरोहर है, रिच हेरिटेज एंड कल्चर है, वो हमारी ताकत है, वो हमारी स्ट्रेंथ है। और उसी ताकत के पीछे पूरा विश्व आज भारत की तरफ ललचाई नज़रों से देख रहा है कि ये भारत विश्व गुरु बनकर विश्व को मार्गदर्शन करेगा। जब उस संस्कृति के संरक्षण की, उसके पोषण की और उसके संवहन की बात आती है, तीनों की, तो हमारी बाजुएं हिलने लगती हैं कि हमारी संस्कृति को हम, और हमारी संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम, हमारी संस्कृति है सर्वधर्म समभाव,
हमारी संस्कृति है। यत् नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो डॉक्टर साहब, इसके लिए खासतौर से संस्कृति मंत्रालय ने क्या कुछ ऐसे अहम कदम उठाए हैं जिनके बारे में आप हमें बताना चाहेंगे? हमने जब इस संस्कृति मंत्रालय, हमारी 42 संस्थान है जिनके माध्यम से हम देश की रिच हेरिटेज, कल्चर, हमारी आर्काइव्स, म्यूजियम्स, उनके माध्यम से प्रिजर्व कर और देश के कोने और विश्व के लोगों तक ले जाएं। ये हमारी सोच होती है कि हम अपनी भारत की संस्कृति को प्रिजर्व भी करें और उसको शोकेस भी करें। अभी तक जो सपेरों के देश की छवि जो विश्व के लोगों ने भारत की बना रखी थी, उस छवि से दूर हटकर हम भारत की संस्कृति को शोकेस करें। इन 42 संस्थान, आप समझिए कितने बड़े बड़े संस्थान हैं। नेहरू मेमोरियल, उन सब लोगों ने जिन्होंने आज़ादी से लेकर मॉडर्न इंडिया के डेवलपमेंट में योगदान दिया, उन सब के बारे में वहाँ पर ज्ञान हो, नॉलेज हो, म्यूज़ियम हो, लाइब्रेरी हो, उनके सबके सुदृढ़ीकरण की व्यवस्था वहाँ शुरू हो गई है। लेकिन डॉक्टर साहब, क्योंकि अभी आपने नेहरू म्यूजियम का जिक्र कर ही दिया, हम इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स की भी बात कर लें। उसको लेकर काफ़ी आपत्ति जाहिर की गई, आपने उसका पुनर्गठन किया। ये कहा गया कि एक राजनीतिक विचारधारा को थोपने की कोशिश की जा रही है, या नेहरू की जो लेगेसी है उस पर इस तरह की राजनीति हो रही है। इस तरह के आरोपों को आप कैसे डील करते हैं? देखिए, देश की जनता ने एक बदलाव को मौका दिया है। 67 साल बाद एक प्रचंड बहुमत के साथ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक सरकार बनी। देश की जनता ने अपेक्षाएं की थी कि वो सरकार देश में परिवर्तन लाएगी। लोगों की अपेक्षा थी कि 67 साल में देश कहाँ जाएगा, क्या क्या चीज़ें व्यवस्थाएं थी, बहुत सारे प्रश्न थे। मैं उन राजनीतिक बातों को नहीं करना चाहूँगा क्योंकि आप संस्कृति, लेकिन ये सच है कि अखबार के पन्ने, काले पन्ने जुड़े होते थे, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की कलम से लिखावट शुरू होती थी। हम तो घबराते थे देखकर ये फिगर सुनकर कि 1,86,000 करोड़ का घोटाला, ये घोटाले, वो घोटाले, पंखों से युवाओं को ये लगता था शायद ये तो भ्रष्टों और चोरों का देश हो गया। उन्हें कहीं नेतृत्व नजर नहीं आता था, नेतृत्व ही, उन्हें कोई विजन नहीं नजर आता था कि आखिरकार देश आगे चलेगा कैसे। प्रधानमंत्री जी ने गुड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और डेमोक्रेसी में फेथ के साथ उस विश्वास को कायम किया। अगर आप एक शब्द में पूछें कि इस सरकार की पिछले 2 साल की उपलब्धि क्या रही, वह सब अगर रही तो आम आदमी का गुड गवर्नेंस सिस्टम में विश्वास और भारत के लोगों, भारतीयता का विश्व पटल पर पहचान। जी, पर डॉक्टर साहब, ये जो काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी चलती रही, लेखक और कलाकारों ने अपने सम्मान लौटाए, बाद में भले ही उन्होंने कुछ ने उसमें से ले भी लिए वापस, लेकिन ये जो एक राजनीतिक विचारधारा वर्सेस कल्चर, ये जो कंट्रोवर्सी है, ये जो विवाद है, ख़ास तौर पर इसे आप कैसे देखते? क्या आपने कोई ऐसी मुहिम चलाई है जिससे अलग अलग विचारधाराओं के लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए और उसमें एक तरह का संवाद पैदा हो? उस दृष्टि से इन पिछले गए वक्त में क्या कुछ प्रयास आपकी तरफ से किए गए हैं? देखिए, 2 विषय। एक तो आज आप मुझसे मेरे मंत्रालय की जो हमने काम किया उस पर बात करेंगे। दूसरा, उस राजनीतिक विचारधारा की सोच जिनको ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि यह परिवर्तन क्यों आ गया, कैसे आ गया, उन्हें रिएक्ट करना था। आप अगर 2 संस्थान जिसकी चर्चा आपने अभी करी, नेहरू मेमोरियल की और इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट की, मैं उसके बारे में, तो उनके बारे में मैं कहना चाहूँगा। नेहरू मेमोरियल एक संस्था बनी थी जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ये गलत फहमी थी लोगों के बारे में। जब कांग्रेस के लोग भी मेरे पास आए तो मैंने उनको वो आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम जो उद्देश्य के लिए बनी थी वो मैंने उनको पढ़वाए। मैंने कहा नहीं पढ़िए ढंग से, शायद पढ़े नहीं आपने। लोगों के दिल में थी कि शायद सिर्फ नेहरू जी के लिए, सिर्फ उन्हीं को महिमा मंडन के लिए या उनके विचारों को जानने के लिए या उनके बारे में बात करने के लिए बनी थी। उसके बाकायदा शब्दों में लिखा हुआ है कि यह संस्था नेहरू जी के विचारों के साथ साथ उन सभी व्यक्तियों, संस्थाओं को जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना सहयोग दिया या जिन्होंने मॉडर्न इंडिया बिल्ड करने में अपना सहयोग दिया, उन सबका शोकेस करेगी। अब क्या आप समझ सकते हैं किसी एक व्यक्ति का योगदान था इस देश को यहाँ तक पहुँचाने में या आज़ादी की लड़ाई लड़ने में? और उसके बाद की भी विसंगति देखिए, कड़वा सच सुनने में बहुत कष्टदायक होता है। 16 मई 2014 को भारत की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ आदेश मिला कि इस देश में सरकार बनेगी। 14 मई यानी ठीक उससे 2 दिन पहले नेहरू मेमोरियल का एक डायरेक्टर नियुक्त किया जाता है। एक दिन में उस पर दस्तखत होते हैं कल्चर सेक्रेटरी के, कल्चर मिनिस्टर के और प्रधानमंत्री के, एक ही दिन में उस फाइल पर। लेकिन
कभी कभी चूक हो जाती है ना, जैसी जल्दी करने वालों से। कहते हैं ना, चोर कभी कभी अपनी चप्पल छोड़ जाता है जी। वो ये ध्यान करना भूल गए, कुछ दिन सरकारी छुट्टी थी, गजटेड हॉलीडे थी, ऑफिस खुले ही नहीं, हमारा मंत्रालय खुला ही नहीं, वो फाइल कहाँ से आई किसी ने ध्यान नहीं दिया। कहने का मतलब ये डॉक्टर साहब की बहुत सारी राजनीति संस्कृति में जो 14 साल तक, आने वाले 14 साल तक के लिए उन्होंने अपना डायरेक्टर नियुक्त कर दिया था। हाँ। कि ये आदमी डायरेक्टरशिप चलाएगा नेहरू मेमोरियल को। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट 3 बार बदला जा चुका है, 2000 में, 2004 में और 2007 में। सरकार आने के 2 साल बाद उस पद पर एक अध्यक्ष बैठे हुए हैं जो 7 साल से वहां हैं। क्यों ना अपनी सरकार नए लोगों को मौका दे। अब वो लोग किसकी विचारधारा के, क्या वो देश, उनमें से मैं सवाल करना चाहता हूं आज आपके माध्यम से, जो आज 21 सदस्य बनाए गए हैं, उनके अध्यक्ष से लेकर उनके सदस्यता पर एक व्यक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगाएं कि वो व्यक्ति जिस संस्था के लिए, जिसके लिए बना है, जिस संस्था में हमारे सोनिया गांधी जी रही हैं, जिस संस्था में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राव साहब रहे थे, राजनीतिक लोग थे वो लोग, आज अगर उसमें रखे गए, साहित्य, इतिहास, लिटरेरी, कला के लोग रखे गए, 100% लोग वो हैं, और किसी एक व्यक्ति जो उसका सदस्य बना, उसके चरित्र पर, उसके जीवन पर, उसका पिछले हिस्ट्री पर अगर प्रश्न चिन्ह कोई उठा दे कि क्या इनमें से एक भी व्यक्ति IGNCA का ट्रस्टी बनने के लायक था या नहीं था, तो आप इसको पूछिए। आप ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ, जो लोग आक्षेप लगा रहे हैं, मैं उन्हीं से सवाल पूछ रहा हूँ कि किसी एक भी व्यक्ति पर वो प्रश्न चिन्ह उठाकर दिखाएं, और देखें पिछले वाले बोर्ड कौन कौन लोग थे। उनमें राजनीतिक लोग थे जिन्हें शायद बहुत सारे लोगों को तो जिस कला और जिसके लिए IGNCA की स्थापना की गई थी उनके बारे में शायद ज्ञान नहीं था। तो राजनीति और कल्चर की बात भी हमने कर ली। एक छोटा सा ब्रेक डॉक्टर साहब और हमें लेना पड़ेगा, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और तुरंत हाजिर होते हैं। आज हमारे साथ पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा मौजूद हैं। भारत में लगभग 3 करोड़ विकलांगजन हैं, किंतु हमारे सरकारी भवन, अस्पताल, विद्यालय विकलांगजनों के लिए सुगम्य नहीं है। यही हाल हमारे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, बसों तथा रेलगाड़ियों का है। हमारी वेबसाइट्स यदि W3C सुगम्यता मापदंडों को पूरा नहीं करती, तो वे दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए पूरी तरह उपयोगी नहीं है। आइए हम बाधा रहित वातावरण का निर्माण करें। सुगम्य भारत अभियान। देश का प्रत्येक विकलांगजन अन्य सामान्य व्यक्तियों के समान स्वावलंबी होकर सम्मान और गरिमा के साथ जीवन यापन करे। सुगम्य भारत, सशक्त भारत। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारी विशेष बातचीत चल रही है 2 साल मोदी सरकार, और इन 2 सालों में खासतौर से पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में क्या कुछ अचीव किया सरकार ने और क्या कुछ चुनौतियां आगे आने वाले समय में उनके साथ हैं, और आगे आने वाले समय के लिए क्या कुछ योजनाएं हैं। तमाम बातों के लिए डॉक्टर महेश शर्मा इस समय हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, अतुल्य भारत की बात कर लेते हैं चलते चलते। अतुल्य भारत में आपने ब्रांड एम्बेसडर चेंज किए, इसके पीछे की सोच क्या थी और क्या ये आगे भी चेंज हो? पहली बात तो मैं ये बता दूं कि जिस ब्रांड एम्बेसडर को चेंज करने की बात कही गई है, हमारा एग्रीमेंट एक एजेंसी था, एडवर्टाइजिंग एजेंसी। एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने उनको बुक किया था उन एडवर्टाइजमेंट को शोकेस करने के लिए। उनका टर्म खत्म हो गया था। टर्म खत्म हो गया तो हटाने और ना हटने की कोई बात ही नहीं रही। और वो भारत सरकार की तरफ से टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के लिए दृष्टि से नहीं थे। वो एक टूरिज्म का एक कॉन्ट्रैक्ट था, एक एजेंसी से फॉर ए पर्टिकुलर मॉनेटरी वैल्यू था। वो मॉनेटरी वैल्यू की पेमेंट हमने उनको कर दी, उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, वो हट गए। तो इसे इस तरह से ना लिया जाए। और अगर फिर विषय आया कि साहब बड़ी चर्चाएं चली कि वो बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, वो बन रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आज भारत अपने आप में एक ताकत है अपना एम्बेसडर कहलाने के लिए। और अगर आप इसे लाइटर वे में ना लें तो मैं समझता हूँ अगर पर्यटन की दृष्टि से आज सबसे बड़े एम्बेसडर अगर कोई हमारे हैं तो हमारे अपने प्रधानमंत्री जी हैं, जिन्होंने पर्यटन को पूरे विश्व ऊंचाइयों तक पहुंचा। अच्छा, एक बात क्योंकि आपने प्रधानमंत्री जी की चलाई है, योग को लेकर प्रधानमंत्री बहुत, जिस प्रकार से योग दिवस हर साल मनाया जाएगा पूरे विश्व में, योग को खासतौर से किस तरह से आप पर्यटन से जोड़ा है आपने इन 2 सालों में? पूरे विश्व में, अभी मैं चाइना गया, 3000 बच्चों ने मेरे सामने योगा किया। वहाँ पर यूनिवर्सिटी है
और प्रधानमंत्री जी के एक छोटे से आह्वान पर 140 देश 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाने को तैयार हो गए। ऐसा शायद इतिहास में इतनी नहीं हुआ होगा कभी। उसके महत्व को लोगों ने समझाया। कुछ लोगों ने, संकीर्ण दृष्टि वाले लोगों ने उसमें भी कुछ बुराइयां ढूंढी, लेकिन उसकी विश्व स्वीकार्यता ये भारत का सम्मान है, भारत की विधाओं का सम्मान है, भारत के इतिहास का सम्मान है। मैं समझता हूँ योग को लोगों ने स्वीकार कर, मैं पेशे से डॉक्टर भी हूँ, उसका जो चिकित्सीय पहलू है उसके साथ साथ ये बात करना कि भारत के लोगों की इस विधा को विश्व के लोगों ने स्वीकार किया और 21 जून को उसको योगा दिवस के उसमें मनाया। मैं समझ बहुत तो आपको नहीं लगता कि पर्यटकों को आकर्षित करना चाहिए योग को लेकर? बिल्कुल कर रहे हैं। हमने योगा के लिए अलग से, यस, वी हैव टेकन योगा एज ए स्ट्रेंथ ऑफ टूरिज्म। जितने हमारे जो स्टेप्स हैं कि हम अपना थीम बेस्ड सर्किट्स के अंदर, जैसे हम लोगों ने कहा कि हम रामायण सर्किट लाएंगे। 5 सर्किट्स की बात आपने की। स्वदेश दर्शन योजना के अंदर बुद्धिज्म एक पूरे विश्व का बड़ी एक ताकत बनता जा रहा है। ये खुशी की बात है कि भगवान बुद्ध से जुड़े हुए 8 स्मरणीय स्थलों में से 7 हमारे पास है। उस ताकत को हम लोगों ने पहचाना। आज लगभग 170 करोड़ रुपए की घोषणा के साथ बुद्धिस्ट सर्किट, रामायण, भगवान राम हमारी देश की करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। कृष्णा, भगवान कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा हिंदुस्तान में नहीं विश्व के लोगों के अंदर आज गीता का संदेश, गीता इज इंटरनेशनल बुक। जी डॉक्टर साहब, आप क्योंकि पेशे से डॉक्टर हैं और आपने मेडिकल टूरिज्म को बहुत प्रमोट किया, उसके लिए एक बोर्ड की भी आपने स्थापना की है। इस दृष्टि से इन 2 सालों में क्या कुछ अचीव किया गया है और आगे किस प्रकार की संभावनाएं नजर आ रही हैं? पिछले लगभग 3 सालों में एवरेज अगर निकाले तो मेडिकल टूरिज्म में लगभग 20-22-23% की प्रगति हो रही है, लेकिन हम इसको एक ऑर्गेनाइज सेक्टर के रूप में नहीं ले रहे थे। अब तक इस ताकत को हम नहीं पहचान पा रहे थे। बहुत छोटे छोटे देश, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड जैसे देश मेडिकल टूरिज्म में बहुत आगे बढ़ गए। हमने इसको ऑर्गेनाइज ढंग से इसको यूज़ नहीं किया, जबकि मेडिकल टूरिज्म हमारी बहुत बड़ी ताकत है। वर्ल्ड क्लास चिकित्सक हमारे पास उपलब्ध है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल्स हमारे पास उपलब्ध है, विश्व को हम नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं, वो ताकत हमारे पास है। और वो भी ऑलमोस्ट 1/4 और 1/6 कॉस्ट पर। यानी अगर हमारे हिंदुस्तान के अंदर 2 लाख रुपए में, 2.5 लाख रुपए में हार्ट की बाईपास सर्जरी हो जाती है, तो विश्व में ये 20 से 25 लाख रुपए में होती है। और एक तीसरी ताकत है, आज अगर आप अमेरिका जैसी नेशनल या लंदन जैसी नेशनल हेल्थ स्कीम से हिंदुस्तानी डॉक्टरों को विड्रॉ कर ले, 48 घंटे में उनकी सेवाएं चरमरा जाएंगी। आज अगर वहाँ बाईपास सर्जरी कराना चाहें, हो सकता है आपको 15 दिन का समय दे, महीने भर का समय दे, 7 दिन का। आज आप प्लान करें, हो सकता है अगले 24 घंटे में, 4 घंटे में आपको बाईपास सर्जरी कर। तो उसको कितना आसान या सहज बनाया? उसको हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइज किया। हमने एक नेशनल मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म बोर्ड, जिसमें मेडिकल थेरेपी प्लस ये जो हमारी स्ट्रेंथ है केरला की वेलनेस स्पाज एंड ऑल दोस, इस स्ट्रेंथ को हमने ऑर्गेनाइज कर उस बोर्ड के माध्यम से शोकेस करेंगे। सिंगल विंडो सिस्टम के अंदर जो लोग आएंगे, मेडिकल वीज़ा के लिए हमने ईटी वीज़ा हमने मांगा सरकार से, सरकार ने हमारी बात मान ली कि ठीक है, हम मेडिकल वीज़ा के लिए लोगों को 15 दिन, महीना भर का समय लग जाता था। हमने कहा तुरंत आप 24 घंटे के अंदर मेडिकल वीज़ा ले सकते हैं। अगर इमरजेंसी है तो ये देश की ताकत बढ़ाएगा। बहुत अच्छी बात है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये चलते चलते ये बताइए कि अब आने वाले समय में क्या कुछ ऐसे प्लान्स हैं जिनके बारे में आप हमें बता सकते हैं? जिस तरह की पर्यटन को हमने एक ताकत के रूप में इस्तेमाल करने का योजना बनाई है, आने वाला समय हमारा टारगेट है कि हम इस 1% इस वर्ल्ड के टूरिज्म शेयर को लें। और अगर हम 1% टूरिज्म शेयर को ले जाते हैं तो जो 6.8% है जीडीपी का हिस्सा है हमारा, वो बढ़कर करीबन 8% हो जाता है। बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेटर होगा। उसके लिए हमने अपने पर्यटन स्थलों को E2E टूरिज्म, एंड टू एंड टूरिज्म, और उसके लिए हमने अपने जो संबंधित मंत्रालय हैं उन सब का एक बोर्ड बनाया, ग्रुप बनाया, जिसका टूरिज्म हेड है हमारी टूरिज्म मिनिस्ट्री, जिसमें रेलवे मिनिस्ट्री भी है, जिसमें गृह मंत्रालय भी है, जिसके अंदर एयरपोर्ट्स पर जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है वो भी है, इस तरह से जिसमें शिपिंग मिनिस्ट्री भी है। क्रूज टूरिज्म हमारे यहाँ बिल्कुल ना के बराबर था। ओनली 0.4% टूरिस्ट हमारे यहाँ सी रूट से आता है। क्रूज टूरिज्म बिल्कुल ना के बराबर। 7500 किलोमीटर की हमारी कोस्टल बेल्ट, उसके बावजूद मात्र 0.4%। उसको बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने मैरी टाइम कॉन्फ्रेंस हिंदुस्तान में पहली बार हुई है, बॉम्बे में हम लोग गए थे उसमें। मैं समझता हूँ उस सब दृष्टि से लेकर पर्यटन को एक टूल बनाना, इकोनॉमिक ड्राइवर बनाना, साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से। आपने देखा होगा आगरा के लिए ट्रेन चली, जिस बुलेट ट्रेन की हम बात कर रहे हैं, और ट्रेन के रूट्स बढ़ाए, उनमें क्लीनलीनेस बढ़ाई, उनके अंदर आपको सुनकर अखबार में बड़ा अच्छा लगता होगा, किसी ने दूध मांगा
किसी ने सफाई करी डिब्बे में, मोबाइल ऐप हम लोगों ने शुरू किया है। हमारे म्यूजियम्स, हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, उन पर आप अगर कहीं कूड़ा देखें, एक फ़ोटो खींचकर आप हमें देंगे। और व्यवस्था हम शुरू करने जा रहे हैं। जितने हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, उनकी जो कुछ व्यवस्थाएं जिन पर दिक्कत होती थी, जैसे सफाई नहीं होती थी, ग्रीनरी नहीं मेंटेन होती थी, और बुक शॉप्स वगैरह, रेस्टोरेंट अच्छी हालत में नहीं होते थे, हमने ऑफर दिए कि हम कुछ ऐसी सेवाएं, पार्किंग से लेकर कुछ ऐसी सेवाएं आउटसोर्स करेंगे। प्रोसेस शुरू हो गई है, कर दी, शुरुआत हो गई, उनके रिजल्ट्स अब लगने लग जाएंगे आपको। डॉक्टर साहब, हमें उम्मीद है कि आपकी ये जो प्लानिंग है ज़रूर कामयाब होंगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू।